नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमेटिक पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट करवाने की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप अस्थमा को लगातार कंट्रोल करके काफी हद तक जो सीवियर साइन एंड सिम्टम्स है उनसे बच सकते हैं। जी हाँ, जब हम अस्थमा की बात करते हैं, पेशेंट्स जब भी एलर्जिन के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बलगम पैदा होने की वजह से खांसी उठती है, सीने में दर्द होता है, सीटी जैसी आवाज़ आती है। आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसी अगर कंडीशंस आपकी डेवलप हो रही हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब ये ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ट्रीटमेंट लें। रीज़न उसका ये है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, ब्रोंकियल ट्री, ये सब कोशिश कर रही होती हैं कि एलर्जेंस शरीर के अंदर ना आए और बलगम पैदा हो, ताकि ये एलर्जेंस उसको ऑब्स्ट्रक्ट और एलर्जेंस को अपने शरीर में आने से रोक सके, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सके। लेकिन इन सब चीज़ों में इन्फ्लामेशन होने लगती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। आपके पूरे ब्रोंकियल ट्री में सूजन पैदा होती है और बलगम पैदा होने लगता है। इन सारी कंडीशंस में आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स कर रही होती है इस तरीके से कि किसी भी तरीके से बलगम बाहर निकले और जो आपकी जो ब्रोंकियल ट्री है वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस का आना जाना भी रुक जाता है। इस सारी प्रक्रिया में अगर ये प्रक्रिया कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब एस्थमेटिक पेशेंट्स को साइनस सिम्टम्स तो डेवलप होते ही हैं कि सांस फूल रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, प्रॉपर आप अपनी दिनचर्या जो होती है, प्रॉपर डेली एक्टिविटीज़ वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ये सब तो होता ही है। ट्रीटमेंट लेने पे आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और ये सारी जो इन्फ्लामेशन है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं यहाँ पे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तनाव उत्पन्न हो गया है और इस तनाव को शांत करने के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत है। लेकिन अगर ज़्यादातर हम बात करें पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, जो लोग अपनी शारीरिक स्थिति पे, अपनी शारीरिक परेशानियों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो इन सिम्पटम्स के साथ में चलते रहते हैं। वो इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हल्की-फुल्की प्रॉब्लम अगर है, तो उसे वो ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर नहीं होते, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए जाते नहीं हैं। प्रॉब्लम उससे ये आती है कि अनकंट्रोल्ड अस्थमा से आपकी जो ब्रोंकियल ट्री है, जो छोटे-छोटे आपकी ब्रोंकियोल्स हैं, जो आपकी छोटी-छोटी एल्वियोलाइज़ हैं, वहाँ पे एक फाइब्रोसिस होने लग जाती है। मतलब आपके जो लंग्स हैं, वो एक तरीके से हार्ड होने लगते हैं। हमारे लंग्स रुई के फाये के जितने सॉफ्ट हैं, मतलब इतने ज़्यादा कोमल हैं कि यहाँ से आसानी से एयर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और उसमें ट्रांसफ़र, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, वो हो पाता है। लेकिन क्योंकि अब ये धीरे-धीरे एस्थमेटिक जो चेंजेज़ आए उसकी वजह से इनमें फाइब्रोसिस हो गई, इसमें हार्डनिंग हो गई, ये अब सख्त हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे ये जो एक्सचेंज प्रोसीजर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये प्रॉब्लम आपकी बरकरार रहती है। आप इतनी अच्छे से, आपके लंग्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑक्सीजन का नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आपको सिर्फ सीज़नल होती थी, जो प्रॉब्लम आपको कभी किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आने से होती थी, वो प्रॉब्लम अब आपकी लगातार बनी रहती है। मतलब जो पर्सन्स एस्थमेटिक होते हैं सीज़नल, जैसे कि कभी कुछ मौसम बदला, कुछ खट्टी चीज़ खा ली, कुछ ठंडा खा लिया, या फिर अगर हम बात करें कि ऐसे पर्सन जो लोग दिवाली के समय धुएँ के कॉन्टैक्ट में आए या अपने खेतों से अगर शहरों में रहने आ गए, या अगर उनके कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या धुआं या किसी भी तरीके के फूलों के जो परागगण होते हैं उनके कांटेक्ट में आए, तो उसकी वजह से उनको अस्थमा होता था। अदरवाइज वो नॉर्मल लाइफ अपनी जीते थे, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और इस वजह से अब 12 मास उन्हें ये परेशानी रहती है। और ये जो चेंज आपके लंग्स में होता है, ये परमानेंट चेंज होता है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो लंग्स हैं वो एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो गए, एक बार उनमें अगर फाइब्रोसिस होनी शुरू हो गई या हो गई, तो इसे अब वापस कोमल बनाना या रुई के फाये के जैसे बनाना मुश्किल है। तो
आपको करना क्या है? अपने अस्थमा को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक को नॉर्मल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बार-बार ये अटैक आ रहे हैं, आप सचेत हो जाएँ। आपको ये समझ लेना है कि मुझे ट्रीटमेंट करना है और इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हुए अपने एस्थमेटिक कंडीशन को कंट्रोल्ड रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो ये वर्स से भी वर्स होती चली जाएगी, मतलब और भी ज़्यादा स्थिति आपकी खराब हो सकती है। और अस्थमा को आप इसीलिए लाइटली ना लें, क्योंकि अगर अस्थमा एक बार पेशेंट को अटैक आ गया और वो अनकंट्रोल्ड है तो ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आ सकते हैं, धड़कन बढ़ सकती है आपकी, आप फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं और ये अचानक से लो बीपी भी कॉज कर सकता है और आपको एकदम सडन शॉक में लेके जा सकता है। और फिर भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अचानक से अपने नियर बाय हॉस्पिटल पे ना जा पाए, तो ये एक कारण हो सकता है डेथ का। तो इसीलिए आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, एस्थमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें और अस्थमा को क्योर करने की, अस्थमा से बचने की, अस्थमा को प्रिवेंट करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि एलोपैथी में जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब आपके साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, पर आयुर्वेद में हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी इम्यूनिटी पे काम करती है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है, आपके बलगम को बनाने से रोकती है, कम करती है, आपके बलगम को निकालने का काम करती है, जो आपकी श्वास की नलियाँ सिकुड़ गई हैं उन्हें खोलने का काम करती है और धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से, आपकी इम्यूनिटी पे काम करने की वजह से अस्थमा से आप निजात भी पा सकते हैं। तो आयुर्वेद से आप अपना इलाज करें, आयुर्वेद के थ्रू अपनी मेडिसिन लेते हुए अपनी अस्थमा को ठीक करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपकी कंडीशन दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी थी, जो पहले आप जिस नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करने पे थक जाते थे, वो धीरे-धीरे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर पाएँगे। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अस्थमा का ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है और अस्थमा का ट्रीटमेंट अगर आप आयुर्वेद से करते हैं तो आप अस्थमा से निजात भी पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट या क्वेरी आपके मन में है, आप इन नंबर पे कॉल करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।